नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। मोदी शाह की एक रणनीति जो बीजेपी को खत्म कर देगी। कौन सी रणनीति है और किस तरीके से बीजेपी को अंदर ही अंदर वो खोखला कर रही है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और मुख्यमंत्री की घोषणा हो चुकी है। किसे किसे मुख्यमंत्री बनाया गया है और किस रणनीति के तहत मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया है, कहीं ना कहीं इसको लेकर मीडिया में चर्चा चल रही है। मोदी के मास्टर स्ट्रोक की बात चल रही है। बताया यह जा रहा है कि मोदी ने वोट बैंक को साधते हुए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो चल दिया है। बीजेपी को किस तरीके से लोकसभा में फायदा पहुंचाने वाला मास्टर स्ट्रोक मोदी के तरफ से चला गया है। शाह की रणनीति के हर कोई दीवाने नजर आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई जो है वो हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे इस रणनीति के तहत बीजेपी खत्म होगी, कैसे मोदी शाह इस रणनीति के तहत बीजेपी को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से तीनों राज्यों में सीएम की घोषणा हुई है, किन किन नामों पर दांव लगाया गया है और किस तरीके से लोकसभा चुनाव को देखते हुए इन नामों को घोषित किया गया है बीजेपी के तरफ से। भले ही विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया है, इसके साथ ही बताया जा रहा है कि जो सीएम फेस के दावेदार थे, जो सीएम के प्रबल दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के लिए, उनके द्वारा ही घोषणा करवा के ये बताने की कोशिश की गई है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ही जो सीएम है उनकी घोषणा कराई गई है। ये दिखाने की कोशिश की गई है कि उन लोगों ने इन्हें चुना है, लेकिन हकीकत यही है कि बीजेपी हाईकमान का फैसला है। बीजेपी हाईकमान ने आदेश दिया और उसके बाद राज्यों में उन्हें ही मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसी फैसले को स्वीकार किया गया है। सब कुछ मोदी शाह ने डिसाइड किया है और अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, तो फैसला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही है। अब ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया। और अगर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े चेहरे वहां पर थे और बड़े बड़े नामों की चर्चा हो रही थी। हालांकि जो स्टेट है बहुत ही लिबरल लोग हैं, तो यहाँ पर उस तरीके का जो बगावती सुर या कुछ देखने को नहीं मिला। और विष्णुदेव साय के बारे में बताया जा रहा है कि अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको उठाकर लाकर और एक मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाता है, आखिर कितना कारगर होंगे वो बीजेपी को जीत दिलाने में और आने वाले दिनों में बीजेपी को कितना मजबूत कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। क्योंकि बड़े बड़े नाम, रमन सिंह जैसे नाम, अब रमन सिंह जैसे दिग्गज नेता अगर उनके सामने कोई और नाम आता है तो कहीं ना कहीं उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, वो कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे ले जाएंगे। तो बीजेपी को इससे बड़ा नुकसान होगा और लोकसभा में देखा जा रहा है कि कितनी बड़ी मुश्किल जो है वो बीजेपी के लिए खड़ी हो सकती है। हालांकि छत्तीसगढ़ जो है वो उतनी बड़ी जो बाकी मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो बगावत होने वाली है, जो वहां पर घटनाक्रम हो रहे हैं और आने वाले दिनों में जो वहां की स्थिति बन सकती है, उस तरीके से छत्तीसगढ़ में प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, प्रभाव तो पड़ेगा। भले ही बड़े लेवल पे प्रभाव न पड़े, लेकिन छोटे लेवल पर प्रभाव तो वहां पर भी पड़ने वाला है। अब अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री का पद दिया गया है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से घोषणा कराई गई, लेकिन मामा के दिल में जो टीज है, जो कसक है, वो देखने को मिल रही है। चाहे लाडली बहनों के साथ वो मिलते हुए नजर आए तब दिखाई दी हो, या फिर दिल्ली नहीं जाऊंगा, भले ही मर जाऊंगा लेकिन दिल्ली काम मांगने नहीं जाऊंगा, इस बयान में झलक रही हो। तो मामा के दिल को तो ठेस पहुंची है, जो लगातार छिंदवाड़ा का दौरा कर रहे थे। नतीजे आने के बाद से ही ये दावा कर रहे थे कि इस बार 29 की 29 सीटें जो हैं वो बीजेपी को जाएंगी। भले उन्होंने ये दावा मीडिया में ना किया हो, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबरें आई कि हाईकमान से बातचीत चल रही है कि अगर मुख्यमंत्री का पद मिलता है तो सीटें पूरी जो है वो बीजेपी के झोली में जाएंगी। अब अगर मोहन यादव वहां पर बन जाते हैं तो शिवराज सिंह चौहान के मान सम्मान को तो ठेस पहुंचेगी ही, और इसीलिए जब वो बयान देते हैं कि काम मांगने दिल्ली नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, उसमें वो दिखाई देता है कि दुख तो उन्हें पहुंचा ही है। इसके साथ ही और भी कई बड़े नेता हैं, चाहे सिंधिया हो या नरेंद्र सिंह तोमर हो, उन सबको अगर पीछे किया जाता है तो कहीं ना कहीं लोकसभा में ये देखने को मिलेगा
कि बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और सिर्फ लोकसभा ही नहीं, आपको बता दें कि लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो कितना बड़ा नुकसान बीजेपी को होने वाला है वो भी आपको बताएंगे। और इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किन किन राज्यों में बीजेपी ने इसी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री बनाए और उसके बाद कितना बड़ा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा, चाहे महाराष्ट्र हो या उत्तराखंड हो। इसके साथ ही झारखंड, कर्नाटक, तमाम राज्य हैं जहां पर कुछ सीएम तो अपनी सीट गंवा बैठे और कुछ सीएम जो हैं वो बीजेपी को जीत भी नहीं दिला पाए। अब ऐसे में बीजेपी आने वाले दिनों में कितनी मजबूत होती है, सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। प्रधानमंत्री अपनी साख बचाने के लिए और यह दिखाने के लिए कि सिर्फ मोदी की गारंटी चलती है, सिर्फ मोदी का चेहरा चलता है, यह दिखाने के लिए किस तरीके से राज्यों में जो एक बड़ा संगठन है उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं कि कहीं हमारे समकक्ष ना आ जाए, उन्हें पीछे धकेलने में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इससे बीजेपी कमजोर होती है। आने वाले दिनों में जब मोदी का चेहरा नहीं बचेगा तो बीजेपी के पास कौन होगा, कौन सा चेहरा बीजेपी आगे करेगी, क्योंकि राज्यों में तो हालत इनकी खराब हो चुकी होगी। जो दिग्गज नेता हैं वो अपने आप को पीछे कर चुके होंगे, क्योंकि इनके द्वारा इसी रणनीति के तहत दूसरे जो पीछे के व्यक्ति हैं उन्हें लाकर, जिनका लोगों में प्रभाव भी उतना नहीं है, अगर आगे खड़ा कर दिया जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी सवाल करेंगे कि क्या जो पीछे के व्यक्ति हैं उन्हें पद ना मिले, पद उनको भी मिलना चाहिए, लेकिन जनता में कितना प्रभाव है। जो ये लोकतंत्र है, किसे पद मिलता है, जिसे जनता चाहती है, जनता में जिसका प्रभाव होता है, जो जनता में जुड़ा होता है, वही तो दिग्गज नेता होता है। अब अगर उसे ही आप पीछे कर देंगे तो जनता तो कहीं ना कहीं उनसे कटी जाएगी। अब शिवराज सिंह चौहान के लिए लगातार जनता ये कह रही है कि हमने अपना वोट आपको दिया था, किसी और को नहीं दिया था। लगातार लोग इस बात को दोहरा रहे हैं और ये आवाज मध्य प्रदेश में उठ रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये बड़ी मुसीबत है। अब अगर राजस्थान में आते हैं तो सबसे बड़ा बवाल तो राजस्थान में मचा हुआ है। जो वसुंधरा राजे के समर्थक है वो नाराज है। 70+ विधायक जो है वो वसुंधरा राजे को चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने। शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे की स्थिति एक समान है और राजस्थान में भी आने वाले दिनों में देखना बहुत बड़ा बवंडर जो है वो मचेगा और किस तरीके से वहां तूफान जो है वो आने वाला है। क्योंकि भले ही इस वक्त जो कुछ भी वहां पर मैनेजमेंट किया गया हो, राजनाथ सिंह ने आधे घंटे तक वसुंधरा राजे को मनाया हो और उसके बाद पर्ची थमा दी हो कि जाइए और आप अनाउंस कर दीजिए, और वो पर्ची देखती हो और फिर चौंक जाती हैं। इसका मतलब ये होता है कि उन्हें पता नहीं होता है कि क्या कुछ होने वाला है और किसका नाम है। और ये बताया जाता है कि घोषणा तो वसुंधरा राजे ही कर रही हैं, उन्होंने ही तो दावेदारी उनकी पेश की है। कहीं ना कहीं उनको दिखाने की कोशिश की गई कि वसुंधरा राजे के मन का ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनके मन का कितना हुआ है उनके समर्थक बता रहे हैं। उनके समर्थक लगातार आवाज उठा रहे हैं और भजन लाल शर्मा को जनता कितना स्वीकार करती है वो भी आने वाले दिनों में देखना होगा। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मोदी की गारंटी चलती है तो राज्यों में जो दिग्गज हैं उनकी भी गारंटी चलती है, उनका भी वोट बैंक है, उनका भी जनाधार है, जनता उनसे कनेक्ट करती है। उन्हें पीछे किया जाता है तो फिर मामला जो है वो बिगड़ सकता है। अब आपको चलिए बताते हैं कि किन किन राज्यों में बीजेपी ने इसी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री बनाए और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पुष्कर सिंह धामी के साथ, उत्तराखंड से। 2 मुख्यमंत्री बनाए गए लेकिन बीजेपी की रणनीति जो है वो फेल नजर आई। उसके बाद तीसरे मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी को लाकर खड़ा किया गया। और पुष्कर सिंह धामी उस तरीके के बड़े नेता नहीं थे, संघ के करीबी बताए जाते हैं और इसीलिए उनका फेस जो है वो आगे किया गया। उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तीसरी बार मतलब 2 मुख्यमंत्री के बाद तीसरे मुख्यमंत्री ये उत्तराखंड के बनते हैं, जो इनका पिछला कार्यकाल होता है। और उसके बाद क्या होता है वो आप देखिए, ये अपनी ही सीट से चुनाव हार जाते हैं। अब ऐसा व्यक्ति जिसके खुद के क्षेत्र में उसका जनाधार ना हो, जिसके खुद के क्षेत्र में जहां से वो चुनाव लड़ रहा हो वहां पर जनता उस पर विश्वास ना करे, अब आप सोचिए वो पूरा राज्य कैसे चलाएगा। भले ही बीजेपी ने वहां पर जीत हासिल कर ली हो और जैसा कि बीजेपी दावा करती है कि मोदी का चेहरा चलता है, तो वहां पर जो नेता है जिन्हें आपने मुख्यमंत्री बनाया है, जिनको आपने पूरे राज्य की बागडोर दी है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, जनता उन पर कितना विश्वास कर रही है, वो दिखाती है जब उनकी सीट वहां से निकल नहीं पाती है और वहां से वो चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं उसके बाद दोबारा चुनाव होता है। उसके बाद बताया जाता है कितने परसेंट से वो जीत गए, वो अलग बात है। लेकिन पहली बार जब वो चुनाव लड़ते हैं, जब मुख्यमंत्री बनने के बाद जब वो पहली बार चुनाव लड़ते हैं तो वो चुनाव हार जाते हैं। अब पुष्कर सिंह धामी ने वहां तो साबित कर दिया कि बीजेपी की जो रणनीति है, जो नीति के तहत एक चेहरा लाया गया,
वो पूरी तरीके से रणनीति फेल है और बीजेपी को कहीं ना कहीं ये कमजोर कर रही है। अब बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में अगर बात करें तो रघुवर दास जो हैं वो उन्हें जो बीजेपी है एक तरीके से मुख्यमंत्री बनाती है और बताया जाता है कि जीत के नायक हैं। तमाम तरह की उनको लेकर मीडिया में खबरें बनाई जाती हैं, लेकिन जब वो चुनाव लड़ने उतरते हैं तब आप देखिए कि पहले उनकी सीट वही थी, लगातार वहीं से वो चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री वो बनते हैं उसके बाद आप देखिए उसके बाद बीजेपी के ही बागी से वो चुनाव हार जाते हैं। सरयू राय जो बीजेपी के बागी हैं वो उन्हें हराते हैं। हराते कैसे हैं अब आपको बताते हैं। दरअसल भ्रष्टाचार के आरोप जो हैं वो रघुवर दास पर लगाए जाते हैं उनके द्वारा और बताया जाता है कि इतने सारे काले कारनामे इनके हैं और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया है और इसके बाद क्या वो पाक साफ हो गए, ये सवाल उसके द्वारा लगातार उस उम्मीदवार के द्वारा खड़ा किया जाता है और उसके बाद क्या होता है, हाल यही होता है कि वो चुनाव हार जाते हैं और सरयू राय चुनाव जीत जाते हैं। मतलब पूरे राज्य की बागडोर जिसके हाथ में, वो खुद अपनी सीट से चुनाव हार जाता है। तो बीजेपी यहां पर भी कमजोर होती है। इसके साथ ही तीसरा नाम जो है मनोहर लाल खट्टर का। अब आप कहेंगे मनोहर लाल खट्टर तो जीत गए थे, लेकिन हाँ, राज्य में बीजेपी की सत्ता कैसे आई है इस पर चर्चा होनी चाहिए। राज्य में बीजेपी की सत्ता अपने दम पर नहीं आती है, इनको जेजेपी से जाकर गठबंधन करना पड़ता है, तब इनकी सत्ता आती है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में बीजेपी को जीत नहीं दिला पाते हैं, भले ही उनके नाम पर मुहर लगा दी जाती हो हाईकमान की तरफ से और यह बताया जाता है कि उनको इतनी सारी भाषाएं आती हैं, तमाम तरह के मीडिया में खबरें जो है वो चलाई जाती हैं, इसलिए वो बेहतर हैं, लेकिन वो बीजेपी को हरियाणा में जीत नहीं दिला पाते हैं। अब इसके बाद नाम आता है जयराम ठाकुर का। जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और उसके बाद लगातार ये बताया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत होने वाली है। बड़े बड़े दिग्गज जो है हिमाचल प्रदेश से आते हैं, जेपी नड्डा और इसके साथ ही अनुराग ठाकुर, तमाम लोगों के नाम चलते हैं। खुद प्रधानमंत्री फोन कर करके चुनाव से पहले मैनेजमेंट करते हैं, जो बागी हैं उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक नहीं चलती है और बीजेपी के हाथ से हिमाचल प्रदेश चला जाता है। तो बीजेपी की रणनीति, मोदी शाह की रणनीति यहां पर भी पूरी तरीके से फेल हो जाती है और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की करारी हार होती है। तो ये जो रणनीति जो अभी तक मीडिया में ये चलाई जा रही है कि मोदी शाह का मास्टर स्ट्रोक और बीजेपी को मिलेगी जीत, अब आप देखिए फैक्ट्स के साथ आपको बता रहे हैं, एक एक मुख्यमंत्री एक एक राज्य की बात आपको बता रहे हैं कि कब कब बीजेपी की रणनीति ये फेल हुई है और आने वाले दिनों में भी ये रणनीति फेल होगी, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ बगावती सुर जो हैं वो उठेंगे और बीजेपी को लोकसभा में सीटें नहीं मिलेंगी, सीटें नहीं बढ़ेंगी। जो पिछली बार सीटें आई हैं उसमें भी कटौती होगी और लगातार इस पर बीजेपी के अंदर भी मंथन चल रहा है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, कहीं ना कहीं वो नाराज हैं, क्योंकि वो जिसे चुनकर आगे करते हैं उसे हाईकमान से हटा दिया जाता है, नाम किसी और का ही डाल दिया जाता है। अब ऐसे में नाराजगी जो है वो तो बढ़ेगी ही। अब इसी कड़ी में जो हम बता रहे हैं कि किस किस राज्य में कब कब बीजेपी की रणनीति फेल हुई है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कई बड़े नामों की चर्चा होती है, नितिन गडकरी जैसे बड़े दिग्गज नेता होते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो मोदी शाह के करीबी होते हैं उन्हें सत्ता सौंपी जाती है और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और उसके बाद आपने देखा कि पिछले चुनाव में और कितना बड़ा जो आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में लगातार घटनाक्रम चलता आ रहा है, किस तरीके से सियासी उठापटक जो है वो चलती रही है, किस तरीके से पहले मुख्यमंत्री बने, फिर उसके बाद इस्तीफा दिया, फिर उसके बाद दूसरी सरकार आई, आरोप प्रत्यारोप, ईडी, सीबीआई, तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो लग जाती हैं और उसके बाद जाकर मिली जुली जो खिचड़ी सरकार है वो चल रही है। और कैसे चल रही है वो आप सभी जान रहे हैं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में क्या होगा बीजेपी का, इस पर बीजेपी भी हैरान और अभी से परेशान है, क्योंकि जिन पर अभी तक ये आरोप लगाते आए कि ये तो भ्रष्टाचारी हैं, इनके साथ संबंध है, इनका यहां पर बड़ा भ्रष्टाचार है, वो सब अब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। जो शिवसेना पर आरोप लगा रहे थे कि दगाबाजी करके इनके साथ चले गए, अब किस मुंह से वो शिवसेना पर सवाल खड़ा करें, शिवसेना को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएं, वो भी अब उनको देखना पड़ेगा और सोचना और समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो जनता है, जो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर बीजेपी वहां पर राग अलाप रही थी, अब उस पर भी उसे बैकफुट पर आते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि जनता भी अब बीजेपी पर विश्वास महाराष्ट्र में नहीं कर रही है।
लोकसभा चुनाव के लिए सारे जो तिकड़म लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में ही इनको बड़ी जो है शिकस्त दिलाएंगे और कहीं ना कहीं इनकी मुश्किलें लोकसभा चुनाव में ही खड़ा करेंगे। विधानसभा चुनाव में क्या होगा वो तो आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में कांग्रेस ने बहुत ही बेहतरीन और शानदार जीत हासिल की। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नाम चल रहे थे और बासवराज बोम्मई को जब मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद उन्होंने भी कर्नाटक में वो कमाल वो नहीं दिखा पाए जिसकी उम्मीद मोदी शाह ने की थी, बीजेपी हाईकमान ने की थी। कर्नाटक में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे थे, लगातार मुद्दे उठा रहे थे, हनुमान जी और तमाम मुद्दे लेकर आए, हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो भी वहां पर लेकर आए। लेकिन जो धरातल पर रहा है, जो 5 सालों में पिछली बार हालांकि सरकार गिराकर इन्होंने सरकार बनाई थी वहां पर, तो जो कुछ भी इन्होंने वहां पर किया था पिछले अपने कार्यकाल में वो जनता जानती थी। बड़े भ्रष्टाचार के आरोप थे और जो कमीशन की सरकार कांग्रेस के तरफ से कहा जा रहा था, उन सब पर जनता ने गौर किया और उसके बाद आपने देखा कि बीजेपी 60+ से आगे नहीं बढ़ पाई और फिर कांग्रेस जो है वो 135+ जो है सीटें लाकर और सरकार वहां पर चला रही है। तो आपको अपने बताया कि कब कब बीजेपी की रणनीति फेल हुई है, किन किन राज्यों में ऐसे मुख्यमंत्रियों को आगे किया, ऐसे मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, ऐसे नेताओं को आगे किया गया है जिन्हें कोई जानता ना हो, जिनका बड़ा जनाधार ना हो। और मोदी शाह इसलिए ऐसा करते हैं ताकि जो राज्य में दिग्गज हैं कहीं ना कहीं अपनी अगर पकड़ मजबूत कर लेंगे तो हमारे समक्ष ना आ जाए। और शुरुआत इसकी उत्तर प्रदेश से की गई थी, हालांकि उत्तर प्रदेश में वो चल नहीं पाया। बताया तो ये भी जाता है, बीजेपी के नेता ही बताते हैं कि शाह को कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से डर है कि मोदी के बाद अगर शाह नहीं तो फिर योगी आदित्यनाथ होंगे, और इसीलिए वहां पर ये जो है अप्लाई करने की कोशिश बीजेपी के तरफ से की गई थी। लेकिन मामला वहां पर उल्टा पड़ गया और उसके बाद अब बाकी राज्यों में इसे जो है बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और खबरें ये भी चलाई जा रही है कि मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन हमने आपको बता दिया है कि ये कैसे पूरी तरीके से सुपर फ्लॉप है। तो देखते रहिए डीवी लाइव, मैं हूं आंचल।